नमस्कार साथियों, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रम अनुसार जो पुस्तक है उसका अध्ययन करेंगे। भाषा एवं व्याकरण, इसका अध्याय 1 है जिसमें भाषा और व्याकरण के बारे में बताया गया है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उसे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भाव एवं मस्तिष्क के विचार दूसरे मनुष्यों के समक्ष प्रकट कर सकता है और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनी रहती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो बहुत संभव है कि मनुष्य का इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं हो पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर सकता। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुभवों से लाभ नहीं उठा सकती। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से व्युत्पन्न है। भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है, प्रकट करना। जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, अपने भावों विचारों को व्यक्त करते हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाएं प्रचलित है। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। ये तो भाषा के बारे में सामान्य परिचय था। अब पढ़ेंगे हम वर्ण विचार। वर्ण है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। उसके बाद शब्द आता है, फिर वाक्य आता है। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। ये 3 तत्व है, नंबर 1 है वर्ण, फिर है शब्द और तीसरा है वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण है जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, 11 स्वर और 22 व्यंजन। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, ए, आ, इ, ऊ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री। और इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। संयुक्त स्वरों में आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा होती है। ए की कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा का चिन्ह या संकेत इस प्रकार है, छोटी ई इस तरह है और बड़ी ई इस तरह लिखी जाती है। फिर है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तथा उसमें उस क में ए मिला होता है, इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। स्पर्श,
5 वर्ग हैं कै चे टे तै पै। इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। कै वर्ग, चै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। फिर है अंतस्थ य रै लै वै, ऊष्म श श स है संयुक्ताक्षर। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, क्ष, त्र और ज्ञ। क्ष वर्ण है वो क और श के संयोग से बना है। त्र है वो त और र के संयोग से, और ज्ञ है वो ज और ञ के संयोग से। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन अर्थात कुल 44 वर्ण हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। इसमें सारणी दी हुई है, इधर वर्ण है और फिर उच्चारण स्थान है और वर्ण ध्वनि दी हुई है आगे। ए, आ और कै वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान। कंठ कोमल तालु वर्ण ध्वनि का नाम है कंठ्य। फिर है इ, चै वर्ग, य और श का उच्चारण स्थान है तालु और ध्वनि है तालव्य। फिर है री, टे वर्ग, रै और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और ध्वनि है मूर्धन्य। इसी तरह री, तै वर्ग, लै और श का उच्चारण स्थान है दंत और ध्वनि है दंत्य। उ, पै वर्ग का उच्चारण स्थान है ओष्ठ और ध्वनि है ओष्ठ्य। अंग, ञ, ङ, ण, न, म का उच्चारण स्थान नासिका और ध्वनि नासिक्य। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु और ध्वनि कंठ तालव्य। इसी तरह ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ और ध्वनि है कंठोष्ठ्य। वकार का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ और ध्वनि दंतोष्ठ्य। इसी तरह है हकार का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र है और ध्वनि है अलिजिह्वा। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ नासिका होगा। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, वे व्यंजन स्पर्शी हैं। इन स्पर्शी व्यंजनों में क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ है। इनमें च वर्ग नहीं दिया हुआ है। फिर दूसरे नंबर पे है संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं। इसमें तीनों सकार हैं, है, हकार है, ख, ज और फ है। फिर स्पर्शी और संघर्षी दोनों को मिलाकर तीसरे नंबर का है स्पर्श संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। इसमें च वर्ग के 4 वर्ण आएंगे, च, छ, ज, ज। फिर है नासिक्य। जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, ञ, ङ, ण, न, म। फिर है पार्श्विक। जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक हैं। पार्श्विक वर्ण में लकार आता है। फिर है प्रकंपित वर्ण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है, वे प्रकंपित कहलाते हैं।
जैसे हम रकार का उच्चारण करते हैं रे, तो यह प्रकंपित वर्ण है। फिर है उत्क्षिप्त, इसका अर्थ होता है फेंका हुआ। जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है। हम जैसे ड और ढ इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है इनको फेंक दिया, ये उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। फिर है संघर्षहीन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे य और वह, इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। जैसे स्पर्शी व्यंजनों में तो हवा है वो किसी अवयव का स्पर्श करके बाहर निकलती है, लेकिन इन दो वर्णों के उच्चारण में बिना किसी अवयव का स्पर्श किए हुए ध्वनियाँ बाहर निकल जाती हैं, तो इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। यह संघर्षहीन है, ये और वह। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। जैसे हमने पहले 8 प्रकार में बांटा, इसी तरह हम स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर घोष और अघोष श्रेणी में भी इन वर्णों को बांट सकते हैं। घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज स्वर तंत्र कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ग, घ और ड़, ज, झ, ञ आदि य, र, ल, व, ह घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 है। इनकी संख्या पूछी जा सकती है एग्जाम में कि घोष वर्णों की संख्या कितनी है और अघोष वर्णों की संख्या कितनी है। अघोष वर्ण 13 होते हैं और घोष वर्ण 30 होते हैं। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वर किस में शामिल है, तो स्वर घोष वर्ण में शामिल है। फिर है अघोष। इन वर्णों के उच्चारण स्थान में प्राण वायु में कंपन नहीं होता, अतः कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, च, छ, श, श और स आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, क वर्ग, च वर्ग आदि वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है, वो अल्पप्राण में आता है। ये वर्ण है क, ग, ड़, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म आदि तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्पप्राण हैं, अर्थात स्वर घोष में और अल्पप्राण में गिने जाते हैं। फिर है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा अथवा चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, ढ, ड, थ, ध, फ, भ तथा श, श, स, ह महाप्राण है। अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है, जैसे ञ, आ, ई, आदि। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी स्वीकारा। उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। हिंदी की लिपि है देवनागरी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वावधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें। देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप।
यहाँ स्वर और उनकी मात्राएं दी हुई है। अनुस्वार है, अंग और विसर्ग है, अनुनासिकता चिन्ह है दिया हुआ है। फिर है व्यंजन और फिर है संयुक्त व्यंजन, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। आगे हल चिन्ह है दिया हुआ है। हिंदी में ग्रहित स्वर है ओ, जैसे डॉक्टर में ओ की मात्रा लगी होती है, और ख, ज, फ। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। संयुक्त वर्ण। खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए, यथा ख्याति, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, लोक, राष्ट्रीय, यक्ष्मा आदि। शायद आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे ख है, ख में ये है खड़ी पाई, ये है खड़ी पाई, तो इसको आधा करके लिखना हो तो इस खड़ी पाई को हटाकर अगले व्यंजन के साथ जोड़कर लिख दिया जाता है संयुक्त रूप से। इसी तरह ग में इस खड़ी पाई को हटाकर लिख दिया जाता है। च में इस खड़ी पाई को हटाकर लिख दिया जाता है अगले अक्षर के साथ जोड़कर। फिर है विभक्ति चिन्ह। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपदिक से पृथक लिखे जाएं। जैसे राम ने, राम को, राम से आदि, तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रातिपदिक के साथ मिलाकर लिखे जाएं। संज्ञा शब्दों में पृथक लिखे जाते हैं और सर्वनाम शब्दों में ये साथ मिलाकर लिखे जाते हैं। जैसे उसने, उसको, उससे, इनमें तो मिलाकर लिखे हुए हैं। और संज्ञा शब्द है ऊपर ये राम ने, राम को, इनमें अलग अलग दिए हुए हैं। यह हिंदी के शुद्धिकरण में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखें। और यदि सर्वनाम शब्दों के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें से पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। जैसे उसके लिए, इसमें से। अब इसमें दो दो विभक्ति चिन्ह दिए हुए हैं, उस और एक तो के है विभक्ति और एक है लिए, तो पहले वाले को तो मिलाकर और दूसरे को अलग लिखा जाता है। फिर है क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा। अब इसमें दो दो क्रियाएं दी हुई है तो इनको अलग अलग लिखा जाएगा क्रियापदों में। फिर है संयोजक चिन्ह, हाइफन। संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है, यथा जैसे द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजक चिन्ह रखा जाए। दिन रात, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना। अब इनके बीच में ये है संयोजक पद। सा, जैसा आदि से पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जाए। जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से तीखे। तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहां उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो। समास में भी संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व,
पृथ्वी तत्व। संयोजक चिन्ह न लगाने पर भू तत्व लिखा जाएगा। अब इसमें अगर संयोजक चिन्ह न लगाया जाए तो ये इसका अर्थ ही बदल जाएगा, ये भू तत्व हो जाएगा। भू तत्व का अर्थ है पृथ्वी तत्व और इसको संयुक्त रूप से लिखे हुआ भू तत्व है, इसका अर्थ हो जाएगा भूत होने का भाव। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगा जल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। किंतु नख बिना नख का और नति नम्रता का भाव, अपरश जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरश, अपरस शब्द बन जाएंगे। बहुत सी जगह हैं जहाँ संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता होती है, नहीं तो अर्थ बदल जाता है। फिर है अवयव, तक, साथ आदि अवयव सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। अन्य नियम, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवृत ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव आदि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप बराबर चल रहे हैं। विद्वत समाज में दोनों रूपों की एक सी मान्यता है, जैसे गर्दन और गर्दन, गर्मी और गर्मी, बर्फ और बर्फ, बिल्कुल और बिल्कुल, सर्दी और सर्दी, कुर्सी और कुर्सी, भैरती और भर्ती, फुर्सत और फुर्सत, बर्दाश्त और बर्दाश्त, वापिस और वापस, आखिर और आखिर, बर्तन और बर्तन, दोबारा और दोबारा, दुकान और दुकान आदि। इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें शब्द शुद्धि में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा शुद्ध है और अशुद्ध है। दोनों भी दिए जा सकते हैं और एक भी दिया जा सकता है। तो इन्हें एक बार दोबारा देख लेते हैं, जैसे गर्दन और गर्दन, गर्मी और गर्मी, बर्फ बर्फ, बिल्कुल बिल्कुल, सर्दी सर्दी, कुर्सी कुर्सी, भर्ती भर्ती, फुर्सत फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापिस वापस, आखिर आखिर, बर्तन बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान। पूर्वकालिक प्रत्यय, पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जिसे मिलाकर खा पी कर, पढ़कर, शिरोरेखा का प्रयोग प्रचलित रहेगा। खा पी कर, पढ़कर। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिया जाए जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। जैसे अल्प विराम है, अर्ध विराम है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूर्ण विराम है, संयोजक चिन्ह है, योजक चिन्ह है। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाए। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के ABC तथा ABC के स्थान पर सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए, अ, ब, स अथवा अ, आ, ई आदि का नहीं। आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 अथवा रोमन 1, 2, 3 का प्रयोग किया जा सकता है। हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। यह संख्याएं हैं, इनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इनको अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। वैसे साधारण बोलते हैं 70 और 77। ये 70 है और 77 को बोलते हैं 77। 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95। 95 बोलते हैं, यहाँ 95 है। 96, 97, 98, 99 और 100। आगे ये अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है, तो इसका उत्तर होगा देवनागरी लिपि। धन्यवाद दोस्तों। प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। आगे की वीडियो में हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे।